नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रेशन ले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच, इस तरीके के कंटेंट की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल ए। और एक बेहतरीन क्लास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आप लोगों के लिए सबसे पहला एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर का ये रहा। When a nurse is teaching a client who is taking insulin about the sign of diabetic ketoacidosis, which include first है Cosmos respiration, second है excessive hunger, third है dry flaky skin, fourth है high blood pressure। टीचिंग दे रहे हो उस मरीज को जो क्या क्या रिसीव कर रहा है, इंसुलिन, इंसुलिन रिसीव कर रहा है। आप टीचिंग किसके बारे में दे रहे हो? साइन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, है ना, डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है उसके साइन के बारे में आप टीच कर रहे हो कि डीके के साइन क्या होते हैं। तो उस टीचिंग में आप क्या चीज इंक्लूड करेंगे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है कॉम्प्लिकेशन है जब भी मरीज में हाइपरग्लाइसीमिया होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, बॉडी का ग्लूकोज जो है वो बॉडी यूज नहीं करती है तो फैट टूटने लगती है। जब फैट टूटती है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एसीटोन या एसिडो कीटोन्स बनते हैं और वो एसीटोन और कीटोन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी में एसिडोसिस होने लगता है। इस कंडीशन को कीटो एसिडोसिस कहते हैं और बॉडी में कीटो एसिडोसिस होने का कारण वहां पे डायबिटीज है ना, पेशेंट डायबिटिक है इसलिए बॉडी में क्या हो रही है, कीटो एसिडोसिस हो रही है। तो इसका साइन यहाँ पे पूछा है, चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का कौन सा साइन रहेगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन जो है वो साइन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। ए जो है, ए में जो लिखा हुआ है कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का साइन है। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन जो है इसके अलावा मतलब कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन जो है वो एयर हंगरनेस को शो करता है। एसिडोसिस वाली कंडीशन में ये डेवलप होता है। बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एक्सेसिव हंगर, वो खोटा जवाब है क्योंकि ये कीटो एसिडोसिस से संबंधित नहीं है। हालांकि पॉलीफेजिया होना, एक्सेसिव हंगर होना जो है वो मतलब नॉर्मली जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, डायबिटिक होती है तब होता है, पर इट्स नॉट स्पेशली रिलेटेड टू द कीटो एसिडोसिस, है ना। मतलब हम जब कंपैरिजन करते हैं इन साइन का तो उसके अंदर सबसे अच्छा साइन कॉस्मोस रेस्पिरेशन रहेगा। फ्लश्ड स्किन जो रहती है, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का होना या ग्लाइकोसूरिया होना, कीटोन्यूरिया होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, हाई ब्लड प्रेशर, ये जो साइन है ये डायबिटीज के संबंधित तो रह सकते हैं पर कीटो एसिडोसिस के साइन नहीं है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। When a nurse at the outpatient clinic receive a lithium level report of 1 milliculant per liter for a client who has been taking lithium for 2 months, एक मरीज है पिछले 2 महीने से लिथियम दवाई ले रहा है और लिथियम का लेवल उसको रिपोर्ट मिली है जो कि 1 मिलीकुलेंट पर लीटर है। ये लिथियम की रिपोर्ट मिली है उसको और लिथियम का लेवल है उसमें 1 मिलीकुलेंट पर लीटर। ओपीडी के अंदर पेशेंट है, लिथियम की रिपोर्ट उसको मिली है 1 मिलीकुलेंट पर लीटर और मरीज 2 महीने से लिथियम ले रहा है। एज ए नर्स what should interpret this level to indicate which of the following? ये जो लेवल है ये क्या इंडिकेट करता है? आप क्या इंटरप्रिटेट करेंगे इस लेवल को, कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? फर्स्ट है एन एरर इन रिपोर्टिंग, सेकंड है टू लो टू बी थेराप्यूटिक, थर्ड है टू हाई इंडिकेटिंग टॉक्सिसिटी, फोर्थ है विद द थेराप्यूटिक रेंज। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वन? आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल का पता हो। अगर आप ये जानते हैं कि नॉर्मल सीरम लिथियम लेवल क्या होता है तो आप इसका जवाब बड़े आराम से दे पाएंगे। जो मेंटेनेंस सीरम लिथियम का लेवल होता है बॉडी के अंदर, है ना, मेंटेनेंस सीरम लिथियम लेवल वो कितना होता है? 0.62,
1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब आप किसी मरीज को मेडिसिन दे रहे हो, 2 महीने से मरीज मेडिसिन ले रहा है, तो लिथियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखना पड़ेगा, और जो मेंटेनेंस लेवल है लिथियम का वो है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मेंटेनेंस लेवल है लिथियम का ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि 1 मिली इक्विवेलेंट है, तो आप देख सकते हो 1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो किस कैटेगरी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये थेरापेटिक रेंज के अंदर है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो थेरापेटिक रेंज बनी है इसी रेंज के अंदर तो 1 आएगा, तो 1 तो इसी रेंज के अंदर आ रहा है। एरर नहीं है रिपोर्टिंग में, ये लो नहीं है, नॉर्मल है, और ये टॉक्सिसिटी नहीं है। टॉक्सिसिटी तब होती है जब ये मोर देन 1.2 होता, लेकिन ये मोर देन 1.2 नहीं है, इसलिए टॉक्सिसिटी भी नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर लिथियम का लेवल दिया हुआ है वो थेरापेटिक रेंज के अंदर है। बस आपको सिंपली याद होना चाहिए कि थेरापेटिक लिथियम लेवल होता कितना है। अगर आपको ये पता हो कि थेरापेटिक लेवल कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान है। आगे लेके चलता हूं, समझ पा रहे हो चीजों को। थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना यहाँ पे जरूरी है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल लेक्चर जरूर अटेंड करें। बहुत जल्दी थ्योरेटिकल बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। एमडी सर के द्वारा संचालित नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उसके अंदर आप जरूर थ्योरेटिकल बैच ज्वाइन करें, और जल्दी करें, लिमिटेड सीट है, रजिस्ट्रेशन खुला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आप पढ़ेंगे और फिर आप जो है एमसीक्यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट के बहुत करीब होंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने नॉर्सेट 2020 में क्वालिफाई किया है, उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है, और आप अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ें और अच्छा करें, इसके लिए शुभकामनाएं। और जो इसके लिए अभी पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू रखें, चीजें सब हम क्लियरिफाई करते रहेंगे वन बाय वन, और हम भी एक दिन एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ते हुए अपने भविष्य को सुखद बनाएंगे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When educating unlicensed assistant on how to prevent the development of pressure ulcer, the nurse should emphasize that most tissue injuries related to the shearing can be prevented by implementing which of the following activity। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि आप असिस्टेंट को ये समझा रहे हो कि कैसे प्रिवेंट करते हैं प्रेशर अल्सर को। प्रेशर अल्सर बोलो, बैड सोल बोलो, डेक्यूबाइटस अल्सर बोलो, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो आप एज ए नर्स एम्फेसाइज देंगे किस चीज के ऊपर, मोस्ट टिश्यू इंजरी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, शियरिंग की वजह से होती है ज्यादातर इंजरी, तो शियरिंग को कौन सी मैकेनिज्म के को इंप्लीमेंट करके प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रेशर अल्सर, बैड सोर आपको प्रिवेंट करना है, शियरिंग की वजह से ज्यादातर ये होता है, तो शियरिंग को ही प्रिवेंट कर दो तो बैड सोर नहीं होगा, प्रेशर अल्सर नहीं होगा। तो शियरिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज एडियरेंस टू ए टर्निंग शेड्यूल, सेकंड है कीपिंग द स्किन क्लीन एंड ड्राई, थर्ड है प्रॉपर पोजिशनिंग एंड मूविंग ऑफ द क्लाइंट, और लास्ट है यूज ऑफ स्किन लुब्रिकेंट। फटाफट से जवाब लिखिएगा, शियरिंग को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, शियरिंग फोर्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शियरिंग फोर्स होता क्या है, अगर आपको ये पता हो, देखो सिंपल मीन है, शियरिंग का मतलब क्या होता है, शियरिंग से ही प्रेशर सोर्स ज्यादा होते हैं। जो मरीज लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक बेड रिडन रहता है, उस मरीज में क्या होता है कि मान लो मरीज सीधा लेटा हुआ, उसका बेड जो है वो एकदम सीधा है। अब ज्यादातर ये वो मरीज होते हैं जो लॉन्ग टाइम बेड रिडन होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो उनमें एस्पिरेशन की रिस्क होती है, तो अब उसके हेड ऑफ बेड को स्लाइटली एलिवेट करके रखते हैं। आपने ये हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर दिया, जब हेड ऑफ बेड एलिवेट रहता है, तो उसके ऊपर जो मरीज है, वो मरीज क्या करता है कि बार बार उस हेड ऑफ बेड के एलिवेट होने के कारण वो थोड़ा नीचे की तरफ खिसक जाता है, वो थोड़ा नीचे खिसक जाता है। तो जब मरीज नीचे खिसक जाता है, तो हम उसको ऊपर खिसकाने के लिए क्या है, उसके कंधे की साइड से पकड़ के हम ऊपर खींचते हैं। जब आप ऊपर खींचते हो, तो पेशेंट की स्किन और ये जो बेड है, इसके बीच के अंदर जो है वहां पे फ्रिक्शन होता है, और ये फ्रिक्शन जो फोर्स क्रिएट करता है उसको शियरिंग फोर्स कहते हैं। ये जो फ्रिक्शन हुआ पेशेंट और उसके बेड के बीच में, ये शियरिंग फोर्स जो होता है, ये बेड सोर या प्रेशर अल्सर बनने का कारण बनता है। अब अगर इसको प्रिवेंट करना, आपको ये शियरिंग फोर्स अप्लाई नहीं होने देना, स्किन पे नहीं लगने देना है, तो आप क्या करो, मरीज की पोजीशन को प्रॉपर करो और उसको मूवमेंट प्रॉपरली करवाओ। प्रॉपर पोजीशन एंड मूव पेशेंट को अगर प्रॉपरली आप कराओगे, तो शियरिंग फोर्स जो है उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पोजीशन और मूवमेंट से संबंधित ही लगता है शियरिंग फोर्स, और प्रॉपर पोजीशनिंग और प्रॉपरली पेशेंट को बेड के ऊपर मूवमेंट करा के शियरिंग फोर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। और वो अगर आपने किया, तो पेशेंट को प्रेशर अल्सर, बेड सोर को होने से आप प्रिवेंट कर सकते हो।
टर्निंग शेड्यूल स्किन को क्लीन एंड ड्राई और लुब्रिकेंट से सियरिंग फोर्स या सियरिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रिवेंट नहीं हो सकती। हालांकि इससे बैड सोर प्रिवेंट हो सकता है। आप जो है जवाब दे रहे हो, क्या पूछा है उसका जवाब दे। आप बैड सोर को ध्यान में रखे जवाब दोगे तो आप यही करोगे कि टर्निंग पोजीशन बार बार चेंज करते रहो, इससे बैड सोर रुकेगा, पर सियरिंग फोर्स से होने वाला बैड सोर नहीं रुकेगा। सियरिंग फोर्स क्या होता है ये आपको अगर पता हो तो उसको रोका कैसे जाता है ये आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि इनका संबंध सियरिंग फोर्स से नहीं है, ये प्रेशर, अल्सर और बैड सोर्स से संबंधित बातें रहती है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When using crutches, the client should be instructed to bear weight primarily on। जब आप crutches यूज कर रहे हो तो मरीज को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम अपना वेट जो है वो किसके ऊपर बियर डाउन करो, है ना, प्राइमरली किस पे करो, एक्सिला, एल्बो, अपर आर्म और हैंड। फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेट क्रचेज जो होती है, जैसे कोई इंडिविजुअल है और उसको जो है वहां पे क्रचेज वो यूज कर रहा है, तो जब वो क्रचेज यूज करता है, क्रचेज है ना, इस तरह की होती है क्रचेज, और उसको जब वो यूज करता है, तो जो क्रचेज यूज करता है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका जो क्रचेज का जो वेट बियर डाउन है ना, वो जो वजन है वो मतलब क्रचेज जो है उसको यूज करते समय प्राइमरली कहाँ पे वेट उसको पुट करना चाहिए, एक्सिलरी एरिया का वेट, एल्बो, अपर आर्म या हैंड। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब क्रचेज यूज करते हैं तो जो एरिया आप यूज करोगे उसके अनुसार वहां पे जवाब बनते हैं। जैसे एक्सिला और अपर आर्म एक ही बात है, अगर आप एक्सिला और अपर आर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे नर्व इंजुरी होने की संभावनाएं रहती है। एक्सिलरी नर्व, ब्रेकियल पाल्सी, है ना, ब्रेकियल नर्व जो होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उसमें जो नर्व होती है एक्सिलरी नर्व, उसकी इंजुरी होने की संभावना होती है, उसमें डैमेज होने की संभावना होती है। तो अगर आप क्रचेज के अंदर मतलब सही तरीके से उसको यूज नहीं करके एक्सिला और अपर आर्म वगैरह यूज करते हैं तो नर्व इंजुरी की संभावना सबसे ज्यादा, और नर्व का नाम है एक्सिलरी नर्व। तो एक्सिलरी नर्व के अंदर डैमेज को प्रिवेंट अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, हैंड को यूज करें। बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम यूज करते हैं हैंड, और प्राइमरली जो वेट डाला जाता है क्रचेज का वो हैंड के ऊपर डाला जाता है, ताकि कौन सी नर्व को इंजरी नहीं हो, एक्सिलरी नर्व को। और उसको अगर इंजरी नहीं होगी तो मरीज प्रॉपर्ली क्रचेज को यूज कर पाएगा और फ्यूचर में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following nursing diagnosis is a priority for the family whose child is dying of leukemia? मरीज जो है वो ल्यूकेमिया से डाई हो रहा है बच्चा, है ना, डाइंग फ्रॉम ल्यूकेमिया से बच्चा जो है उसका प्रॉब्लम हुई, डेथ का कारण हुआ ल्यूकेमिया। तो क्या डायग्नोसिस प्रायोरिटी पे रहेगा आपका, है ना, फैमिली का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा जिसका बच्चा जो है वो डाइंग ऑन ऑफ ल्यूकेमिया है, क्या प्रायोरिटी रहेगा, डिसेबल्ड, फैमिली कोपिंग, इंपेयर्ड पेरेंटिंग, फियर, ग्रीविंग। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, क्या डायग्नोसिस बनना चाहिए। ल्यूकेमिया का बच्चा, डाइंग ऑफ ल्यूकेमिया, डिसेबल, फैमिली कोपिंग, इंपेयर्ड पेरेंटिंग, फियर, ग्रीविंग। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ल्यूकेमिया कैसी बीमारी है, एक क्रॉनिक एलिमेंट है ल्यूकेमिया, क्रॉनिक। और जब से ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ है उस बच्चे को, इनिशियली पेरेंट्स को क्या मतलब उनका क्या रेस्पॉन्स होता है, आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है और उसको ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका लाइफ लॉन्ग कोई इलाज नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है और उसके साथ में बच्चे को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत रहेगी। तो जैसे ये डायग्नोस हुआ तो सबसे पहले जो रेस्पॉन्स होता है फैमिली का वो होता है डिनाइल, दे जस्ट डिनाइंग कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, हमारे बच्चों की बीमारी नहीं हो सकती ऐसा वैसा। तो ये डिनाइल प्रोसेस है। उसके बाद में प्रोसेस चलेगा एंगर। एंगर क्या होता है कि दे जस्ट एंगर ऑन द डिफरेंट थिंग्स कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये वो। उसके बाद में बार्गेनिंग करते हैं वो, है ना, विद द गॉड और विद समथिंग एल्स, बार्गेनिंग कि ऐसा कर दो, ये कर देंगे, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देंगे, ये कर दो। दिस इज नॉन एज बार्गेनिंग। तो डिनाइल किया, एंगर हुआ, बार्गेनिंग हुआ। उसके बाद में जो है डिप्रेशन में रहेंगे पेरेंट्स, और अल्टीमेटली दे एक्सेप्ट कि यस ये बीमारी तो है इसको, और इस बीमारी के साथ में इलाज का तरीका ढूंढना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो ये जो प्रोसेस है दाबदा, ये कुबलर रॉस का प्रोसेस है और इसको ग्रीविंग का प्रोसेस बोला जाता है। बहुत बढ़िया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा ल्यूकेमिया से डाइंग की कंडीशन के अंदर है, तो फैमिली जो है किस प्रोसेस में, ग्रीविंग प्रोसेस में, ग्रिप रिएक्शन के अंदर है, दाबदा वाले प्रोसेस के अंदर है, वो इसी तरीके से होके गुजरेगी, क्योंकि क्रोनिक एलिमेंट है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं चीजों को धीरे धीरे, और एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो इस तरीके से चलेगा। और डायग्नोसिस से लेके मरीज की पूरी इलनेस और क्या होगा आगे, ये सब मरीज जो फैमिली मेंबर है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे कोई कोपिंग का प्रॉब्लम या इंपेयर्ड पेरेंटिंग या फियर, ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये प्रोसेस रहेगा ग्रीविंग प्रोसेस। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following should the nurse do first for a toddler just admitted with croup? एक टोडलर है जो अभी एडमिट हुआ है क्राउप के साथ में, है ना। तो क्या काम आप सबसे पहले करेंगे एज ए नर्स? डू फर्स्ट फॉर ए टोडलर जस्ट एडमिटेड विद क्राउप। चार ऑप्शन है यहाँ पे। मॉनिटर वाइटल साइन, असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, एंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक और प्लेस ए ट्रेकोस्टोमी सेट एट द बेड साइड। चार ऑप्शन लिखे हैं। क्राउप के साथ में एक टोडलर एडमिट हुआ है, जस्ट अभी एडमिट हुआ है क्राउप के साथ में, क्या चीज आप सबसे पहले असेस करेंगे उसके अंदर? सबसे पहले टोडलर के अंदर वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करेंगे उसका, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंश्योर करेंगे, या ट्रेकोस्टोमी सेट जो है बेड साइड रखेंगे। क्राउप के साथ टोडलर आया, फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एक्शन रहेगा आपका क्राउप वाले बच्चे के अंदर? हमेशा, बिल्कुल, अब आप लोग समझ चुके हैं, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमेशा मैंने बोला एक चीज तो आपको याद रहनी चाहिए, कुछ याद रहे या ना रहे, एक चीज आपको याद रहनी चाहिए, और वो याद क्या है कि सांस है तो आस है। बस कंसेप्ट एक ही है, सांस है तो आस है। तो सबसे पहले असेस करो, क्राउप जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी असेसमेंट जरूरी है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी खोटा है, जो डी आंसर दे रहे वो खोटा है, बी इज द करेक्ट वन, बी फॉर बुक इज द करेक्ट वन। रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी, इनिशियल प्रायोरिटी रहेगी जो चाइल्ड सफर कर रहा है क्राउप से, है कि नहीं है। स्पेशली जो है एयरवे का असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी पैटर्नसी जरूरी है, क्योंकि क्राउप के अंदर लैरिंजियल स्पाज्म होता है और सडनली पेशेंट जो है अरेस्ट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है ट्रेकोस्टोमी सेट जो है वो बेड साइड रखेंगे, ये अगली प्रायोरिटी है, जरूर रखेंगे, लेकिन पहले असेस करते रहो, और प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई तो ट्रेकोस्टोमी का काम है, लेकिन बेड साइड रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे चला गया है। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के यहाँ पे रहेगा। वाइटल साइन का मॉनिटर करना भी इंपॉर्टेंट है, और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक भी जो है वहां पे लेना जरूरी है, जो सिक्रेशंस को थोड़ा क्या रखेंगे, लूज रखेंगे। तो इस तरीके से अपन देखें तो चारों ऑप्शन सही है, तो फिर आपको प्रायोरिटी ऑप्शन चूज करना पड़ता है, तो बी हमेशा प्रायोरिटी पे। ट्रेकोस्टोमी भी करेंगे, फ्लूइड इंटेक भी बढ़ाएंगे ताकि सिक्रेशंस लूज रहे, वाइटल साइन भी चेक करेंगे ताकि पता चलता रहे बच्चे का हेमोडायनामिक जो है हेमोडायनामिकली मरीज कहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, स्टेटस क्या है उसका। तो ए, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब रहेंगे, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Before the nurse administer IV replacement of 5% dextrose in water with potassium chloride, what nursing intervention must be completed first? आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं आईवी रिप्लेसमेंट 5% डेक्सट्रोज और उसके साथ में दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl। क्या इंटरवेंशन आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे? जब आप पोटेशियम क्लोराइड को दे रहे हैं 5% डेक्सट्रोज में, तो क्या चीज आप पहले कंप्लीट करेंगे, कौन सा इंटरवेंशन पहले कैरिड आउट करेंगे? फर्स्ट है एडिंग पोटेशियम क्लोराइड टू द बैग एट द बेड साइड, ही पोटेशियम को बैग में ऐड करेंगे। इवेलुएटिंग लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट, लेबोरेटरी रिजल्ट चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। प्राइमिंग ट्यूबिंग यूजिंग स्टेराइल टेक्निक से ट्यूब यूज करेंगे, और चेकिंग द रेट ऑफ आईवी पुश एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईवी पुश दे रहे हैं उसकी रेट चेक करेंगे। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने जवाब लिखे हैं, कुछ ने डी, कुछ ने सी, कुछ ने बी, अलग अलग तरीके के यहाँ पे जवाब आ रहे हैं। आईवी सॉल्यूशन ऑर्डर किया आपने
5% डेक्सट्रोज में पोटेशियम डाल रहे हो, इतना ही बोला है सवाल ने, तो कौन सा इंटरवेंशन आप पहले कंप्लीट करेंगे? तो आपने जब 5% डेक्सट्रोज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर लिया है और उसको आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो एडमिनिस्टर करने से पहले आपने जो सॉल्यूशन दे रहे हो, मतलब जो 5% डेक्सट्रोज में जो चीज दे रहे हो वो पोटेशियम दे रहे हो, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सबसे पहले लैब वैल्यू इवेलुएट करो कि वो पोटेशियम आप दे रहे हो तो वास्तव में पोटेशियम की कमी है या नहीं है। ऐसे नहीं कि वो ज्यादा हो और आप दे दो। तो सबसे अच्छा, सबसे पहला इंटरवेंशन लगाने से पहले क्या चेक करो, लैब रिजल्ट वहां पे असेस करना जरूरी है। लेबोरेटरी रिजल्ट में आईवी सॉल्यूशन में जो आप पोटेशियम दे रहे हो उसका पता चल जाएगा कि लेबोरेटरी रिजल्ट क्या है, तो वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सबसे पहला एक्शन आपका रहेगा ताकि मरीज की सेफ्टी रहे वहां पे, है ना। सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी इंजेक्शन जो है वो बैड साइड ऐड नहीं करना है, नॉर्मली जो है उसको ऐड करके मतलब दिया जाता है। तो एडिंग पोटेशियम क्लोराइड बैड साइड, ये खोटा जवाब है। ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ ये प्री मिक्स रहता है, पहले वाला पहले से ही मिक्स करके रहना होता है ना। और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कभी भी आईवी पुश नहीं दिया जाता है ना। जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है चेकिंग द रेट ऑफ आईवी पुश, तो नेवर पुश द पोटेशियम क्लोराइड, है ना। इसको कभी भी पुश नहीं दिया जाता, इन्फ्यूजन से दिया जाता है, स्लोली आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, इन्फ्यूजन पंप काम में लेते हैं, ये सेपली एडमिनिस्टर हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है जो कि करेक्ट आंसर नहीं बन सकते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, होमोसिस्टीन में बी क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। होमोसिस्टीन जो है उसको क्लियर किया जा सकता है ब्लड में से, होमोसिस्टीन को क्लियर कर सकते हैं कौन सा विटामिन काम में लेके? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B6। होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन आप नाम सुना कभी? होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन एक का लेवल ब्लड में हम चेक करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं वैसे ही होमोसिस्टीन का लेवल चेक करते हैं। होमोसिस्टीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है ना बॉडी के अंदर, तो मरीज को ज्यादातर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है ना। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित डिजीजेज रहती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, वो सब चीजें होती है। तो इसका लेवल जब बढ़ा हुआ रहता है ब्लड में तो कार्डियक डिजीज होने की संभावना होती है। तो इसको बॉडी से, ब्लड से क्लियर करना जरूरी है। इसको क्लियर करने में जो विटामिन रोल प्ले करता है वो होता है विटामिन B6 सी और फोलेट। विटामिन B6 और फोलेट ये जो होते हैं ये होमोसिस्टीन के लेवल को ब्लड में कम करने में मदद करते हैं, होमोसिस्टीन को क्लियर करने में मदद करते हैं। तो जिस मरीज में ये लेवल बढ़ा हुआ है उसको विटामिन B6 और फोलेट देते हैं, और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये होमोसिस्टीन के लेवल को ब्लड में क्लियर करते हैं, कम करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों खोटे जवाब है। होमोसिस्टीन को क्लियर करने वाला विटामिन B6 एंड फोलेट, डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, which of the following sign and symptom is an early indication that the client has developed hypocalcemia? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोकैल्सीमिया का क्लिनिकल साइन पूछा है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस के साइन है ये थ्योरेटिकल लेक्चर में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कौन से इलेक्ट्रोलाइट की कमी से कौन सा साइन आता है और उसका क्या मैनेजमेंट रहता है, ये सब हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर। हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी वाला बीमारी है, और कौन सा साइन एंड सिम्टम इंडिकेट करता है कि मरीज को हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो गया है? ऑप्शन लिखे हुए टिंगलिंग इन द फिंगर्स, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस, वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज, मेमोरी चेंजेस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइपोकैल्सीमिया का साइन यहाँ पे पूछा है। हाइपोकैल्सीमिया अगर किसी मरीज को हो जाए तो क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे हाइपोकैल्सीमिया के अंदर? देखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी कैल्शियम की कमी होती है बॉडी के अंदर तो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको गांठ बांध लेनी है। कैल्शियम की कमी से क्या होती है? न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी जब होती है तो आप समझ सकते हो कि कौन से सिम्टम डेवलप हो सकते हैं न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी वाली कंडीशन में। न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, है ना, ये सबसे पहला इंडिकेशन होता है जब कैल्शियम की कमी होती है ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर। तो जब न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी तो अपने जो फिंगर्स है, जो अपने माउथ वाला एरिया है, उसके अंदर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है। माउथ और एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपन पढ़ते हैं वॉस्टेक साइन और ट्रोसाउ साइन।
तो ये टिंगलिंग सेंसेस होता है माउथ और अपने हैंड के अंदर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा हुआ है टिंगलिंग और नमनेस, और कौन से एरिया में, फिंगर्स के अंदर। ये हाइपोकैल्सीमिया का डेफिनेटली साइन है ना। जो बी ऑप्शन दे रहे हो आप, ये खोटा जवाब है, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया का साइन इरिटेबिलिटी है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये हाइपोकैल्सीमिया के साइन है। अगर रिफ्लेक्सेस डिप्रेस हो जाते हैं या मरीज का मेमोरी कम हो जाता है, जैसा डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, या मरीज को वेंट्रिकुलर डिसएरिथमियाज होने लग जाता है, तो ये तीनों के तीनों साइन जो है वो उल्टे साइन है, ये हाइपरकैल्सीमिया को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करता है? हाइपरकैल्सीमिया को। तो अगर इस सवाल का जवाब देने में आपको परेशानी हो रही है तो आप जरूर थ्योरेटिकल लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, जो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरेटिकल लेक्चर ऑफलाइन क्लासेस नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्दी से करवा दीजिए। एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल लेक्चर में ये सब चीजें डिटेल से पढ़ेंगे, और उससे आप कॉन्फिडेंट होंगे इन फ्यूचर अपने किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, टिंगलिंग सेंसेशन फिंगर्स के अंदर माउथ वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। तो ए इज द करेक्ट, बी सी और डी खोटे जवाब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि आप एक बेहतरीन स्टडी आगे के नॉट सेट के लिए कर सके, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और आगे का नॉट सेट 2021 अगर आपको बेहतरीन करना है तो बेहतरीन स्टडी यहां से शुरू कर दीजिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप चूज करिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू स्टडी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।